बच्चों, हम कक्षा 7 विषय विज्ञान में पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ऊष्मा। इसके पहले पार्ट में हमने ऊष्मा की सामान्य जानकारी ले ली थी, साथ ही तापमापी के बारे में अध्ययन किया था और सुचालक व कुचालक पदार्थों का अध्ययन कर लिया था। आज इसके आगे की चर्चा हम इस सेकंड पार्ट में करने वाले हैं। चित्र में दिखाया हुआ है जल में ऊष्मा का संवहन, अर्थात जो द्रव पदार्थ होते हैं उसमें किस प्रकार से ऊष्मा का संवहन होता है या ऊष्मा स्थानांतरित हो पाती है। इस विधि से पहले हमने एक और विधि का अध्ययन किया था जिसमें हमने स्टील की एक जो स्केल है उस पर अलग अलग जगह मोम चिपकाया हुआ था और एक और मोमबत्ती को जलाकर रख दिया था। हमने ये देखा था कि एक एक करके ये जो मोम है वो धीरे धीरे पिघल करके नीचे गिरता जाता है, क्योंकि इस स्केल में जो कण हैं ये ठोस के कण हैं और इनमें ये कण ऊष्मा को एक कण से दूसरे कण में स्थानांतरित कर देते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ठोसों में जो ऊष्मा के स्थानांतरण की विधि है उसका नाम होगा चालन विधि। अर्थात चालन विधि में क्या होगा, ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। यदि हम बात करें द्रव पदार्थों की, तो द्रव पदार्थों में ऊष्मा स्थानांतरण की इस प्रकार की विधि को हम कहेंगे संवहन विधि। संवहन विधि हम अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं। जब हम चाय बनाने के लिए एक पतीले में पानी को गर्म होने के लिए रखते हैं और उसमें थोड़ी सी मात्रा में चाय की पत्ती डाल देते हैं, तो इसका जो रंग है वो अपने आप पूरे जल में फैल जाता है। लेकिन इसमें हम ये देख सकते हैं कि नीचे से गर्म होने वाला पानी ऊपर की ओर उठता है और आसपास से जो जल है वो नीचे की ओर जाता है, और इस प्रकार से ये क्रिया तब तक होती रहती है जब तक पूरा रंग पानी में मिल नहीं जाता। ऊष्मा स्थानांतरण की यह विधि संवहन विधि कहलाती है। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण आखिर किस प्रकार से होता है, आइए इसका भी हम अध्ययन कर लेते हैं। एक मोमबत्ती को जलाकर अपने एक हाथ को ज्वाला के ऊपर और दूसरे हाथ को उसकी ज्वाला के साइड में यानी कि पार्श्व में रखें। एक बार ऊपर की ओर और एक बार दाईं या बाईं ओर। आप बताइए कि दोनों में से किस ओर ज़्यादा गर्मी का अनुभव हुआ। जब हम मोमबत्ती के ऊपर वाले भाग में हाथ रखते हैं तो हमें गर्मी का अधिक अनुभव होता है, हमारा हाथ जलने लग जाता है। इस प्रयोग को करते समय हमें थोड़ी सी दूरी रखनी चाहिए जिससे कि हाथ जल नहीं पाए। आखिर बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि मोमबत्ती के ऊपर ही हाथ रखने पर वो ज़्यादा गर्म महसूस होता है। इसका कारण है कि जो ऊपर की वायु है, मोमबत्ती के आसपास की वायु गर्म होकर के ऊपर उठ रही है। इस वजह से जो ज्वाला से ऊपर आपका हाथ रखा हुआ है वह ज़्यादा गर्म हो जाता है और हमारा हाथ जलने लग जाता है। इस विधि को भी हम क्या कहेंगे, संवहन विधि। संवहन की इस विधि के माध्यम से ही समुद्र समीर की ये घटना और थल समीर की ये घटनाएं होती हैं। क्या होता है, दिन के समय सूर्य बड़ी तेज़ी से चमकता है। इस समय समुद्र का पानी धीरे धीरे गर्म होने लगता है और साथ ही जो इसके तट की ओर बालू रेत है वो भी गर्म होने लगती है। हम जानते हैं कि दोनों में से कौन गर्म होगा, दोनों में से बालू रेत जल्दी गर्म हो जाती है। इस कारण इसके आसपास की जो वायु होगी, इसके आसपास की यहाँ की जो वायु होगी वो गर्म होकर के ऊपर की ओर उठ जाएगी और यहाँ पे जो जगह है ये जगह हो जाएगी खाली। खाली हो जाने के कारण जो जल में है, जल के ऊपर की ठंडी ठंडी हवा है वो इस भाग को पूरा करने के लिए आने लग जाएगी और इस प्रकार से जल से थल की ओर ये ठंडी हवा बहने लग जाएगी। इस प्रकार की हवा को हम बोलेंगे समुद्र समीर। अब पूरे दिन भर में सूर्य चमका और पानी और रेत दोनों गर्म होते रहे, लेकिन दोनों की तुलना में रेत जो है वो जल्दी गर्म हो गई
और पानी थोड़ा ठंडा रहा। लेकिन अब पूरे दिन जब सूर्य चमका तब पानी का जो तापमान है थोड़ा सा बढ़ जाता है। रात्रि होते ही बालू रेत तुरंत ठंडी भी हो जाती है। इस समय क्या होगा? इस समय पानी के ऊपर की जो हवा है वो गर्म हो जाती है और वो ऊपर की ओर उठने लग जाती है। इस खाली स्थान को भरने के लिए थल से जल की ओर हवाएं बहने लग जाती है। इस प्रकार की हवाओं को हम कहते हैं थल समीर। जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्माहट का अनुभव होता है। सूर्य से हम पर ये ऊष्मा आखिर किस प्रकार से पहुंचती है? चालन और संवहन की विधि के द्वारा तो ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इन दोनों में कोई ना कोई माध्यम होना आवश्यक है, जैसे कि ठोस में और द्रव में या फिर गैस में। लेकिन सूर्य और पृथ्वी के मध्य में अंतरिक्ष होता है। इस पूरे अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार का कोई माध्यम ठोस, द्रव या गैस नहीं होता। फिर भी सूर्य से आने वाली वो रोशनी, वो प्रकाश हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाता है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती? तो इस प्रकार से ये जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारे पास कैसे पहुंचती? ये एक ऐसे प्रक्रम के द्वारा आती है, इसको हम बोल सकते हैं विकिरण। विकिरण के द्वारा जब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उस कंडीशन में किसी भी विशेष माध्यम जैसे वायु या जल की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के प्रोसेस को हम कह सकते हैं विकिरण विधि। इसका उपयोग हम अपने घरों में हीटर के रूप में भी कर सकते हैं। जब हम किसी हीटर के सामने अपने हाथ को रखते हैं तो हमें इसी प्रक्रम के द्वारा, इसी प्रोसेस के द्वारा ऊष्मा प्राप्त होती है। ज्वाला से, यानी कि यदि कोई बर्तन आग से हटा कर के बाहर रख दिया जाए तो ठंडा होते समय उसकी जो एनर्जी है वो कहाँ चली जाती है? वो वातावरण को चली जाती है। इस विधि को हम कहेंगे विकिरण विधि। इस विकिरण विधि के द्वारा ही धूप में हमें छाते का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अधिक धूप है, यानी कि सूर्य की किरणें ज़्यादा तेज़ी से चमक रही हैं, अर्थात हमें विकिरण ज़्यादा प्राप्त हो रही है और इसी वजह से हमारे शरीर का जो ताप है वो बढ़ जाता है और धूप में हमें बाहर निकलते समय छातों का या फिर कपड़े का उपयोग करना पड़ता है। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के कौन कौन से प्रकार हैं? देखिए, गर्मियों में हम हल्के रंगों के वस्त्रों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, जबकि सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। आखिर इसका क्या कारण है? देखते हैं। एक छोटा सा क्रियाकलाप है। टीन के एक जैसे 2 डिब्बे लेने हैं। इसकी जगह हम कोई पतीले भी ले सकते हैं। इसके एक पृष्ठ को हम काले रंग से पेंट कर लेंगे, जबकि दूसरे को सफ़ेद रंग से पेंट करेंगे। इन दोनों में बराबर मात्रा में जल भर करके दोपहर के समय लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए धूप में रख देंगे और दोनों के तापमान को मापेंगे। आप बता सकते हैं कि दोनों में से कौन ज़्यादा गर्म होता है? इन दोनों को जब हम छूते हैं तो हमें ये पता लगता है कि जो डिब्बा या जो पात्र काले रंग से पेंट किया गया था वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। कारण क्या है? ये जो काला रंग है वो ऊष्मा की उस विकिरण को ज़्यादा अवशोषित कर लेता है और इसके कारण ये ज़्यादा गर्म हो जाता है, जबकि सफ़ेद रंग इसे कम अवशोषित कर पाता है, इसलिए ये कम गर्म होता है। अब आपको शायद ये समझ में आ गया है कि गर्मियों के दिनों में जब हम ब्लैक शूज़ पहनते हैं तब हमें कितना गर्म अनुभव होता है पैरों के अंदर, जबकि वाइट पहनते हैं तो हमें थोड़ा सा कम गर्म अनुभव होता है। तो इस क्रियाकलाप से अब हमें पता चल गया होगा कि हम गर्मियों में सफ़ेद रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, जिससे हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। जबकि सर्दियों में हम गहरे रंग के वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि ये क्या कर लेते हैं? ये ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे हमारा जो शरीर है वो गर्म महसूस करता है। हम अपने घरों को ठंडा या गर्म रखने के लिए कोयले या लकड़ी जैसे ईंधन का यूज़ करते हैं या फिर कि विद्युत का उपयोग करते हैं। क्या हम कोई ऐसा भवन बना सकते हैं, ऐसा घर बना सकते हैं जिस पर न तो बाहर की गर्मी सर्दी का एहसास हो
या फिर हम इसकी जो दीवार है उसको ऐसा बना सकते हैं कि उसके बीच में वायु की एक परत बंद हो जाए, तो क्या हो? इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि यदि भवनों के बीच में एक ईंट की जगह 2 ईंट की दीवार बनाई जाए और इन दोनों के बीच में एक रिक्त स्थान छोड़ दिया जाए, तो क्या फ़ायदा होता है? इसके अंदर वायु बंद हो जाती है और हम जानते हैं वायु ऊष्मा की कुचालक होती है, जिसके कारण गर्मियों में बाहर की गर्मी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी और सर्दियों में अंदर की गर्मी बाहर नहीं जा पाएगी, जिससे अधिक गर्मी के समय भी जो कमरा रहेगा वो ठंडा रहेगा और सर्दियों में वो गर्म रहेगा। तो इस प्रकार से हम खोखली ईंटों का यूज़ करके विद्युत को भी बचा सकते हैं और अपने घरों को गर्म या ठंडा भी रख सकते हैं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें उष्ण बनाए रखते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मारोधी होती है। ऊन के जो रेशे हैं वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। ऊन के रेशे इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। इनके मध्य में कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं और इन छिद्रों में वायु भर जाती है। ये जो वायु है ये ऊष्मा की कुचालक होती है और हमारे शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोक देती है। इस वजह से जो शरीर के अंदर की गर्मी है वो बाहर नहीं निकल पाती और हमारा शरीर गर्म बना रहता है। हमारे शरीर की ऊष्मा बाहर की ओर नहीं जा पाती। इस प्रकार से इस टॉपिक के ख़त्म होते ही हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं और उसे याद भी करना है। धन्यवाद।